तपन भौमिक जी। नमस्कार। आज सौभाग्य का विषय है कि ये प्रलेखन एवं ग्रंथालय विभाग मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में इसका जो स्थापना की गई है और हमारे अनिल सप्रे जी, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि 86वां ये परिसंवाद है। सुभाष चंद्र बोस हो, पंडित दीनदयाल हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, परम पूजनीय गुरु जी हो, डॉक्टर साहब हो, इन महापुरुषों के ऊपर चर्चा करना, कोई विचार विमर्श करना, ये जो आयोजन सप्रे जी के द्वारा किया जाता है वास्तव में वो धन्यवाद के पात्र है। हमारे लिए एक प्रकार से प्रेरणा है। आज मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन जो अनछुए पहलू है जिनको हम लोग सामान्यतः जानते नहीं हैं, उनके ऊपर भी प्रकाश डाला गया। अब सुभाष चंद्र बोस मैंने जितना अध्ययन किया है, 1975 से लेकर 77 तक मैं भोपाल जेल में और मीसाबंदी के रूप में रहा। उम्र छोटी थी लेकिन पढ़ने का बड़ा शौक था। तो महापुरुषों की जीवनी में एक पुस्तक मेरे हाथ लगी। उस पुस्तक का नाम है मैं सुभाष बोल रहा हूँ। उनके जो भतीजे हैं शिशिर बोस, उन्होंने बंगला में ये पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम है आमी सुभाष बोलछी। उसका श्री कृष्ण सरल जी ने उसका अनुवाद किया और फिर बाकी उसके बहुत सारे अनुवाद हुए। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस का जीवन ऐसा लगता है कि ये पुरुष नहीं थे, ये महापुरुष थे। ये असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। असाधारण व्यक्ति का जो धनी रहता है वो भीड़ में नहीं रहता है, वो भीड़ से आता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि वास्तव में ये पुरुष ना होकर के महापुरुष थे और भीड़ से अलग थे। अब देखिए उनका जीवन देखिए। कटक में, उड़ीसा में कटक है भुवनेश्वर से 85 किलोमीटर दूर। तो कटक के अंदर जो है एक बहुत संभ्रांत वकील परिवार में उनका जन्म हुआ। वो लोग 14 भाई बहन थे। आजकल जो चल रहा है हम दो हमारे एक, शायद अगर हम दो और हमारे दो होते, सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, विवेकानंद जी नहीं होते, रविन्द्रनाथ टैगोर भी नहीं होते। ये अपने माता पिता के 14 संतानों में 9वें संतान थे। पढ़ने लिखने में बहुत होनहार। और इनके पिताजी जो थे वो उड़ीसा के माने हुए वकील थे उस जमाने में, और पूरे अंग्रेजियत से भरे हुए थे। कोई इनके पिताजी क्रांतिकारी हो या इनके परिवार में कोई देशभक्ति हो, ऐसा कुछ नहीं था। बाकायदा टाई बूट सुटेड वुटेड जिसको बोलते हैं, ऐसा उनका परिवार था। पूरे घर में अंग्रेजी वातावरण था। और इनको भी शुरू से ही KG1 से ही इंग्लिश मीडियम में अंग्रेजों द्वारा संचालित बड़े स्कूल में पढ़ाया गया। और वहाँ 10वीं तक मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद उनको कलकत्ता भेजा गया पढ़ने के लिए। कलकत्ता में भी स्वदेशी स्कूल में नहीं पढ़ाया उनको, या नेशनल स्कूल्स में नहीं पढ़ाया उनको। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनकी भर्ती हुई, जो अंग्रेजों द्वारा संचालित। और भारत में वर्तमान में जो यूनिवर्सिटी चलती है उसका नाम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और बहुत महत्वपूर्ण कॉलेज है उसका नाम है प्रेसिडेंसी कॉलेज। कलकत्ता मेडिकल 207 साल अभी पूरे हुए। इसका मतलब समझ लीजिए कि अंग्रेजों ने अंग्रेजीकृत वस्तु को वहाँ लाने के लिए किस प्रकार से अंग्रेजीकरण का काम शुरू किया। उसके बाद उनके पिताजी की क्या इच्छा थी कि ICS बने, इंडियन सिविल सर्विस, जो आजकल IAS कहते हैं आप लोग या अपन लोग, उस समय इंडियन सिविल सर्विस कहलाता था। तो इंडियन सिविल सर्विस कहाँ पढ़ाना, तो उनको इंडियन सिविल सर्विस पढ़ाने के लिए लंदन भेज दिया गया कि वहाँ पे बढ़िया कोचिंग करो और उसके बाद उसकी परीक्षा दो। अपन कलेक्टर के लिए बने हैं, अपन कलेक्टर बनेंगे, अपन SP बनेंगे, अपन राज करेंगे, हम प्रशासक हैं, ऐसा उनके पिताजी उनको समझाते थे। वो भी मेरे ख्याल से समझ ही गए होंगे, तभी तो इंग्लैंड गए थे। अब वो इंग्लैंड पहुंच गए। इंग्लैंड पहुंच करके उन्होंने ICS की तैयारी की।
आईसीएस की तैयारी में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें चौथे नंबर पे वो रहे। पूरे भारत, इंग्लैंड, सब लोग मिलकर के जो एग्ज़ाम देते थे उसमें उनका चौथा नंबर रहा। चौथा नंबर रहने के बाद 1921 में वो भारत वापस लौटे और उनके घर में खुशियां मनने लगी कि मेरा बेटा कलेक्टर। तब जब वो कलकत्ता वापिस आए उस समय सारे क्रांतिकारियों के सारे उद्घोष जब होने लगे, जब उन्होंने खुदीराम बोस का जीवन देखा, उन्होंने भगत सिंह का जीवन देखा, ये सब देख करके उनके बीच में एक बड़ा भारी परिवर्तन आया। और परिवर्तन आने के बाद उन्होंने कहा कि अब मेरे को नौकरी नहीं करनी और उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। अब देखिए आदमी के कब परिवर्तन आता है और कैसे परिवर्तन आता है। वो सूटेड बूटेड आदमी जो टोटल अंग्रेजों के पीछे घूमने वाला व्यक्ति, उनको ये लगा कि नहीं अब मेरे को देश हित में, राष्ट्र हित में काम करना है। ये उनका जीवन का मैंने वो पहलू बताया जो कि एक संभ्रांत परिवार में आज भी आप हमेशा देखेंगे कि बहुत बड़े घर के लोग क्रांतिकारी नहीं बने। गोपाल जी को ज़्यादा मालूम है, मेरे से ज़्यादा क्रांतिकारियों का अध्ययन आपने किया। ये हमेशा मध्यम वर्ग या निम्न वर्ग में से बनेंगे। उदाहरण के लिए खुदीराम बोस मात्र 16.5 साल की उम्र में फांसी पे लटक गए, बहुत गरीब परिवार के थे। भगत सिंह सामान्य परिवार के थे। चंद्रशेखर आजाद खाने को ही नहीं था। तो ऐसे बड़े घर से अगर कोई क्रांतिकारी निकलता है तो बहुत बड़ी बात है। स्वामी विवेकानंद जी इनके प्रेरणा स्रोत थे। स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा लेकर के और इन्होंने कांग्रेस का काम शुरू किया। इसमें अनेक दायित्वों में वो रहते रहे। और आपको ध्यान होगा कि बंगाल में और उस समय संपूर्ण देश को आज़ादी दिलाने के लिए और खूनी संघर्ष प्रारंभ हुआ था। और खूनी संघर्ष प्रारंभ होने से क्रांतिकारियों का एक जमघट तैयार हो गया था। वो जो संगठन था अपना, उस संगठन का नाम था अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के माध्यम से और संपूर्ण पश्चिम बंगाल और कलकत्ता ही नहीं, संपूर्ण देश के अंदर और क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण जो संगठन था उसका नाम था अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति के माध्यम से भी उनसे भी प्रेरणा लेकर के उनने और काम को आगे बढ़ाया। अब मैं संक्षिप्त में उनके आगे की कुछ बातें बता करके मैं अपना कथन समाप्त करूंगा। समय का थोड़ा सा वो है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगा कि अपने को कांग्रेस के माध्यम से काम प्रारंभ करना चाहिए। और कांग्रेस के अनेक दायित्वों में वो रहते हुए कांग्रेस के अंदर दो फाड़ होने लगा, एक गरम दल और एक नरम दल। तो ये गरम दल के सेनापति जो थे इसमें सुभाष चंद्र बोस थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिताश्री थे मोतीलाल नेहरू, इसमें सुभाष चंद्र बोस के साथ कुछ दिन तक थे। कई मीटिंगों में मोतीलाल जी से उनके विचार वगैरह वगैरह सब होता रहा। 1930 में, इसके पहले कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई? कांग्रेस की स्थापना तो अंग्रेज ने की, H.O. ह्यूम ने की 1885 में। और केवल वो इसलिए की गई कि आप अपनी मांगे जो है वो इसके माध्यम से आवेदन लिखते जाओ और हमारे सामने आवेदन देते जाओ। ये एक आवेदनकर्ताओं का संगठन था। आवेदनकर्ताओं का संगठन होते हुए गांधी जी को उसका नेतृत्व मिला, नेहरू जी को उसका नेतृत्व मिला, लेकिन ये हाथ जोड़ करके और अंग्रेजों से कुछ प्राप्त करने के लिए ये घुमा करते थे। उन्होंने डोमिनियन गवर्नमेंट की मांग रखी कि इस देश के अंदर चुनाव कराया जाए और चुनाव कराने के बाद हमको भी कुछ अधिकार दिए जाए। और इस प्रकार से 1935 में एक एक्ट पास करके वो भी काम उन्होंने प्रारंभ किया। आगे चल करके ये जो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे सारे कांग्रेसियों ने मिलकर के और पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए ऐसा उन्होंने घोषणा की। 26 जनवरी सन 1930 में रावी तट पर तिरंगा झंडा फहरा दिया गया। उस समय बीच में तिरंगा झंडा कैसा रहेगा, क्या साइज रहेगा, ऐसा कुछ नहीं, पर तिरंगा झंडा फहरा दिया और भारत को पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र करना ऐसा उन्होंने उद्घोष किया।
ये सुभाष चंद्र बोस थे जिन्होंने पहला झंडा फहराया। उसके बाद लगातार कांग्रेस का काम चलता रहा। 1938 में भुवनेश्वर में कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन में सब लोगों ने मिलकर के सुभाष चंद्र बोस को पूरे देश का अध्यक्ष चुना 232 वोटों से, और सुभाष चंद्र बोस जीते। पट्टाभी सीतारमैया इनके खिलाफ हारे, पर गांधी जी का विशेष प्रेम पट्टाभी सीतारमैया से था। तो गांधी जी ने कहा कि मेरे को बहुत कष्ट है, मेरा आत्मा टूट गई आज कि सुभाष चंद्र बोस कैसे जीत गया। जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को दुखी देखा तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया। जबलपुर, हाँ, फिर जबलपुर अधिवेशन में, ये भी अपने मध्य प्रदेश की बात है, जबलपुर अधिवेशन में, और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब सुभाष चंद्र बोस को ऐसा लगने लगा कि अब अपने को कुछ करना पड़ेगा। इसी बीच अब यहाँ पे देखो फिर एक दूसरा मोड़ आया। ये मोड़ पे मोड़ आता जाता है तब आदमी में निखार आता है। इसी बीच क्या हुआ कि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा हो गई और पूरे देश जो है लड़ाई युद्ध में डल गए। और भारत के तरफ से, भारत जो है वो कायम है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड ने क्या करा, भारतीय फौज जो थी इनको युद्ध में झोंक दिया और महात्मा गांधी ने उसका समर्थन किया। महात्मा गांधी ने कहा नहीं, सब युद्ध में लगो, सब काम बंद करो, आज़ादी वाजादी सब बाद में लिखेंगे, पहले अभी सब युद्ध में लगो। सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया कि नहीं, यही मौका है कि अंग्रेजों के साथ खिलाफत करके उनके विरुद्ध में हम खड़े होकर के और इस देश को आज़ाद करा सकते हैं। आगे चल करके सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देके कांग्रेस छोड़ दिया और छोड़ करके उन्होंने अलग से संघर्ष करने का और वो बनाया। जैसे अभी आपने बताया कि उनको नज़रबंद कर दिया था कलकत्ता में, पहले जेल हुई, उनको 1 साल तक जेल में रखा, फिर उनको नज़रबंद करा अंग्रेजों ने, और फिर अफगानिस्तान के रास्ते, पहले पाकिस्तान, उस समय पाकिस्तान नहीं था, इसलिए अफगानिस्तान से रूस होते हुए जापान पहुंचे। अब इनकी कहानी शुरू होती है। जापान में पहुंच करके पहले से ही जापान में रासबिहारी बसु और बोस, मतलब रासबिहारी बोस और ठाकुर मोहन सिंह, इन दोनों ने जो युद्धबंदी थे, जो भारत के सैनिक थे और इंग्लैंड की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे, और जापानियों ने और जर्मनियों ने जिनको पकड़ रखा था उनको छुड़ाना प्रारंभ किया, और उन्होंने एक फौज बना डाली, उसका नाम रखा उन्होंने आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक जो है वो ठाकुर मोहन सिंह और रासबिहारी बोस। इसी बीच में जब उनको सुभाष चंद्र बोस मिल गए, अब देखिए, जो आदमी कभी सेना में नहीं रहा वो सेना की परेड करवा रहा है, कितनी बड़ी बात है। जो एनसीसी में नहीं रहा वो सेना की परेड ले रहा है, वो कैप्टन बना घूम रहा है। यूनिफॉर्म आप देखिए, पूरी मिलिट्री यूनिफॉर्म, यहाँ पे तगमा वगैरह सब लगा लिया। जो कभी सिपाही नहीं रहा उसके वो कमांडर बना। तो असाधारण व्यक्तित्व का ही धनी होने के कारण ही वो बन सकता है। इस बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया, चारों तरफ हाहाकार मचा, और आज़ाद हिंद फौज, और उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, उस पार्टी का नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो फॉरवर्ड ब्लॉक राजनीतिक दल, और जो राजनीति करके भारत को आज़ाद करेंगे वो जो है वो है आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज में बाकायदा कमांडर, डिप्टी कमांडर, जो पोस्टें वगैरह होती है, वही यूनिफॉर्म, जैसे आपने बताया, साथ में बैठना खाना, और सारी बंदूकें आर्म्स एंड एम्युनिशन से लेस होकर के एक भारत का सबसे बड़ी बात, इसको आश्चर्य किंतु सत्य है कि जो व्यक्ति कभी सेना में नहीं रहा, सेना बनाई, वो आदमी से उस आदमी ने सेना बना ली। और द्वितीय विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र, जिसमें इंग्लैंड, अमेरिका, ये जो मित्र राष्ट्र थे, इनकी हार होने लगी। हार होते होते और 1944 में, और अंडमान निकोबार में फोर्ट विलियर
वहां पे तिरंगा झंडा फहरा करके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस घोषित हुए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। और अपनी करेंसी भी चलाई। और करेंसी चलाई। मतलब वंडर है ये, छोटे मोटे। और उन्होंने वहां, अगर कहा जाए, कई जगह नरेंद्र मोदी जी ने अंडमान निकोबार में जाकर के उनको सल्यूट किया और उन्होंने कहा ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आजाद भारत के, क्योंकि आजाद हो गया था ना। अब तो उस टापू का नाम भी नेताजी नेताजी सुभाष चंद्र बोस टापू रख दिया, जिसको काला पानी कहते थे। कितना बड़ा काम। ठीक है, अब जब ये हारने लगे, उसी समय इस पूरे विश्व के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ। बड़ा परिवर्तन क्या हुआ? 1945 में अमेरिका का एक वैज्ञानिक, हापेन पोवर नामक एक वैज्ञानिक, उसने सबसे पहले एटॉमिक एनर्जी का विस्फोट किया और एटम बम बना लिया। और 28 अगस्त सन 1945 में 2 बम नागासा और हिरोशिमा में डाल दिए। नागासाकी और हिरोशिमा पे, जापान के अंदर वो 2 एटम बम डले। जापान नेस्त नाबूद हो गया, जर्मनी की हार हुई और सेना पीछे दौड़ी, पीछे बैक टू पवेलियन। और ये जो क्रांति जिस प्रकार से बढ़ते हुए चले आ रहे थे, रंगून वगैरह सब जीतते हुए, बर्मा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, आसाम तक आ गए थे, ये वो सब ध्वस्त हो गया। और ये जो जितने तथाकथित लोग हैं जो आज नोट के ऊपर छपे हुए हैं, को, जैसे गीत ने एक बात कही कि अंग्रेज तो जाने ही वाले थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी, आर्थिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, कि वो छोड़ के उनको जाना ही जाना था। उस समय सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु की जो जहाँ तक बात है, उसके ऊपर विस्तार से प्रकाश डाला गया। लेकिन आज तक सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई ये किसी को मालूम नहीं है। हुई कि नहीं हुई ये भी नहीं मालूम। गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे कि नहीं थे, उसके ऊपर भी। उनके हजारों फाइल को जो है दफ्तर में बंद करके रख दिया था कांग्रेस सरकार ने, जो नरेंद्र मोदी जी ने निकाला, और उससे धीरे धीरे परत दर परत खुलता आ रहा है। 1956 में कमीशन बना, शाहनवाज कमेटी। उस शाहनवाज आयोग को यह काम सौंपा गया कि उनकी मृत्यु की पूरी जानकारी आप हमको दीजिए। और ताइवान में जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में क्या सुभाष चंद्र बोस थे? उस समय तत्कालीन सरकार, नेहरू सरकार ने यह घोषणा कर दी कि वो सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन कालांतर में यह पता लगा कि वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। तो कुल मिलाकर के आज लगभग 71 साल हो गए उस घटना को, लेकिन हम आज भी ये पता नहीं लगा पाए, सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। सुभाष चंद्र बोस ने जो एक नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा आग की तरफ फैला। उस समय मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन भी नहीं के बराबर था, लेकिन फिर भी आग के जैसे संपूर्ण देश के अंदर तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, आज भी हम लोग गर्व के साथ कहते हैं। बंधुओं, वास्तव में सुभाष चंद्र बोस, उनका कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर आज जो आपने यहाँ पर परिचर्चा रखी, उनका जैसा कृतित्व था, व्यक्तित्व भी ऐसा ही था। रहन सहन, खान पान, सारा जिसको व्यक्तित्व कहते हैं, वो भी वो हाई लेवल का ही था। और उनका कृतित्व जो था वो भी उनका कृतित्व था। आज देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर सुभाष चंद्र बोस का एक नाम है, एक उनका स्थान है। अपने जो दुश्मन देश हैं, जो अपने से बाहर हैं, ऐसे देश भी सुभाष चंद्र बोस को
मान्यता देते हैं। आज वो पंजाब हो चाहे वो पाकिस्तान हो, निरंतर आपने अफगानिस्तान की घटना सुनाई, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पंजाब, सुभाष चंद्र बोस केवल बंगाल के नहीं थे, संपूर्ण देश के तो थे ही, लेकिन आज भी पंजाब और अफगानिस्तान, पाकिस्तान में सुभाष चंद्र बोस को देवता जैसे पूजते हैं। लोग अपने घरों में तस्वीर लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं। तस्वीर लगाते हैं, घरों में तस्वीर लगाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का है कि हमारी सरकार जिस प्रकार से सुभाष चंद्र बोस को आगे लाना चाहिए था, पूर्ववर्ती सरकार वो नहीं ला पाई। और आज हम सब लोग, क्योंकि हमारी विचारधारा की सरकार है और नरेंद्र मोदी की सरकार है, तो निश्चित रूप से सुभाष चंद्र बोस की उन तमाम फाइलों को निकाला जा रहा है। 100 फाइलें जो है हर महीने निकाली जा रही है, उसकी धूल छाट करके, उसको पढ़ करके, उसका अर्थ निकाल करके, उसको सबको लिपिबद्ध करने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया जा रहा है। अंत में तो मैं केवल इतना ही कहूँगा कि आज सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उसकी जज्बात हमारे बीच में है। आज सुभाष चंद्र बोस हमारे बीच में नहीं है, उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वो हमारे बीच में है। आज सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन उन्होंने जो तिरंगा फहरा करके और देश को गौरव दिलाया था, वो गौरवशाली इतिहास हमारे साथ है। तो निश्चित रूप से हम सब पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम सब विचारवान लोग हैं, हम जहाँ भी रहे हमारे महापुरुषों को कभी ना भूलें। दरअसल में भारत में एक सबसे बड़ी गलती ये हो गई कि हमने हमारे महापुरुषों को भुला दिया। एक पुस्तक छपी है, उस पुस्तक के अंदर 122 क्रांतिकारियों की जीवनी दी हुई है, छोटे मैंने पढ़ी उस पुस्तक को पूरी। लेकिन उस पुस्तक का जो शीर्षक है वो है आतंकवाद का इतिहास। क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहने वाले लोग इस देश में बहुत लंबे समय तक शासन कर गए। किसी को यह आपत्ति नहीं हुई कि यार आतंकवाद का इतिहास कैसे, क्रांतिकारियों का इतिहास है, ये महापुरुषों का इतिहास है, ये हमारे पूर्वज है जिन्होंने इस देश के झंडे को ऊपर किया, पर उसमें लिखा हुआ है आतंकवाद का इतिहास। आज के समाचार पत्र में पढ़ो आप कि इलाहाबाद का नाम परिवर्तन करके वो प्रयागराज किया, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया, भाई लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए आज के पेपर में। तो इस देश के अंदर देशभक्ति को बचाने के लिए संघर्ष करना है। ये वर्ल्ड में भारत एकमात्र ऐसा देश है, पागल बहुत सारे इसमें ऐसे हैं कि उनके सामने देशभक्ति की बात करने के लिए भी आपको बच के देशभक्ति की बात करनी पड़ेगी। गुलामी के निशानों को मिटाने के लिए भी हमको प्रयास करना पड़ रहा है, उसके लिए जनमत संग्रह करना। भोपाल का नाम भोजपाल क्यों नहीं हो, इसके लिए नगर निगम में प्रस्ताव पास किया गया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने उसको पास नहीं होने दिया। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब हमें हमारे गुलामी के निशानियों को मिटाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, हमें हमारे महापुरुषों को जीवित रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे तक आर्टिकल लिख रहे हैं कैसे, मतलब आज की दुनिया में, और मैं समझता हूं ऐसे समय पे जो राष्ट्रवाद है, मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण देश में जो राष्ट्रवाद चल रहा है, अकेले मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। हम सब लोग जब राष्ट्रवाद में लगेंगे तब मेरे ख्याल से इस राष्ट्र को फिर से स्थान मिलेगा। अभी गोपाल जी चर्चा में बोल रहे थे कि भाई साहब अपन एक ऐसा कार्यक्रम करेंगे जिससे भारत विश्वगुरु कैसे बने, उसके ऊपर कुछ काम शुरू होगा। तो भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए पहले तो हमारे गरिमामय वैभव जो है, हमारा जो गौरव है, उस गौरव को जीवित रखना पड़ेगा। सुभाष चंद्र बोस जैसे अनेक गौरवशाली लोग हुए, उनको हम लोग ने सब स्मरण किया। और इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी प्रलेखन एवं ग्रंथालय विभाग मध्य प्रदेश, उसके जो सहयोगी लोग हैं, हमारे सप्रे जी जैसे अनेक बंधु, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। जहाँ तक देश का सवाल है,